Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोग सर ऑलरेडी 2 lectures theory of supply के ऊपर डिवोट कर चुके हैं, क्लियर? एंड थियोरी ऑफ सप्लाई का मोस्ट कॉन्सेप्ट जिसमें लेटेस्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं दैट इज ऑल अबाउट मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्टिंग इन यहाँ पे गलत दिया इन्होंने। यहाँ पे कल आप लोगों ने भी फोकस नहीं किया, शिफ्टिंग इन यहाँ पे वर्ड चेंज करें सर, शिफ्टिंग इन यहाँ पे भी वर्ड क्या आएगा, सप्लाई कर्व। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रखा करें। तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व जो हम लोगों का मेन कंटेंट है, जो आज के टॉपिक के ऊपर क्या करेगा, बेस करेगा। बट इससे पहले अगर मैं प्रीवियस टॉपिक की यहां पे बात करूं, सप्लाई इन शॉर्ट अगर हम अपना क्रक्स क्रिएट करें कि अभी तक आप लोगों ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए वो कौन कौन से टॉपिक्स के रिगार्डिंग थे। सबसे पहले तो नंबर 1, हम लोगों ने सर सप्लाई एंड स्टॉक के रिगार्डिंग एक डिफरेंस क्या किया, क्लियर आउट किया। क्लियर? सबसे पहले तो जो वर्ड आप लोगों ने यूज किया सर, एक वर्ड होता है आपके पास स्टॉक। स्टॉक का मतलब है सर अवेलेबल क्वांटिटी। क्लियर? अवेलेबल क्वांटिटी डजंट मीन कि मैं सर उस क्वांटिटी को रेडी टू सेल हूं, कि मैं उसको बेचने को रेडी हूं, इसका मतलब ये नहीं। क्लियर? वो आइटम मेरे स्टॉक में हो सकती है बट मैं उसको अग्रीड प्राइस पे एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपको सेल करने को रेडी नहीं। बट मैं ये जब ये वर्ड्स यूज करता हूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे गिवन प्राइस पे आउट ऑफ द टोटल स्टॉक मैं कितनी क्वांटिटी विलिंग टू सेल हूं, कितनी क्वांटिटी हम बेचने को तैयार हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सप्लाई। क्लियर? तो सप्लाई बेसिकली सर, सप्लाई का जो एक बेसिक वर्ड का मतलब है बाय अ फर्म, यूज कर सकते हो वर्ड। क्लियर? फर्म के साथ आपने वर्ड यूज किया होगा सर, एक होता है जी प्रोड्यूसर। किसी एक प्रोड्यूसर के द्वारा, किसी एक फर्म के द्वारा, किसी एक सेलर के द्वारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो आउट ऑफ द स्टॉक कितनी क्वांटिटी सेल करने को रेडी है, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी सप्लाई। मैं एक वर्ड डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं आज और प्रीवियस टॉपिक के अंदर। सर अगर आप सिंपल वर्ड सप्लाई यूज कर रहे हैं, अगर आप वर्ड अकेला वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, सप्लाई, तो सप्लाई होती है डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज। क्लियर? जो एक आपका प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सप्लाई। बट अगर मैं इसके साथ वर्ड अटैच कर दूं, जो आप लोगों ने आज वर्ड यूज किया होगा, क्वांटिटी सप्लाइड। कभी कभी आप लोग देखें तो कई बार वर्ड वहां पे क्या यूज होता है, क्वांटिटी सप्लाइड। तो हम सोचे कि सर ये सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या फर्क है। क्वांटिटी सप्लाइड होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर गिवन प्राइस पे, कि सर अगर प्राइस आप मुझे कितना देंगे, 20 रुपीज, देन मैं आपको आज इतनी क्वांटिटी बेचने को क्या हूं, रेडी। जो वर्ड चलता है सर ये है अपने आप में पर्टिकुलर। ये वर्ड क्या चलते हैं, पर्टिकुलर। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सेलर के द्वारा कितनी क्वांटिटी वो बेचने को रेडी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट सप्लाई जो है, सप्लाई सर जस्ट एक शेड्यूल है। क्लियर? एक टेबल फॉर्म में फिर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जो आप बेचने को रेडी हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सप्लाई। क्लियर? इसी को सर, इसी को जब आप टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो वर्ड क्या बन जाता है जी, शेड्यूल। क्लियर? एंड जब इसकी एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, तो बेसिकली सर वो क्या बन जाती है, कर्व। अब ये जो दो टॉपिक्स थे ये भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किए सर। एक होता है इंडिविजुअल लेवल पे कैलकुलेट करना, क्लियर, और एक होती है मार्केट की कैलकुलेट करना। क्लियर? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल। क्लियर? आप लोगों का नेक्स्ट आगे जो वर्डिंग थी वो पर्टिकुलर आपने ये यूज करे। बट सर मार्केट, मार्केट का जो मतलब है, क्लियर, मार्केट मींस बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट, by total supply by all the producers in the market is called as market supply schedule। टेबल फॉर्म होना schedule, डायग्राम फॉर्म होना कर्व। बट ये दो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स थे। देन
हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्टिंग सप्लाई हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, वो हमने क्या किए, डिस्कस किए। जिनमें नंबर 1 पॉइंट आपने कुछ रीड आउट किया होगा, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। क्लियर? अपना अपनी ही कमोडिटी के साथ जो रिलेशन है, बेसिकली सर वो कौन सा रिलेशन था? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या था? अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। क्लियर? क्योंकि सर एज अ प्रोड्यूसर अगर मार्केट में रेट क्या होगा, अप होगा, तो मेरे को तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। और हम लोग प्रोड्यूसर इकोनॉमिक्स में जितना भी इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर का, सेलर का, फर्म का, सबका ही अल्टीमेट मोटिव क्या है तो प्रॉफिट मोटिव ही है। तो अगर आपके प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी, अगर आपका प्राइस खुद प्रोडक्ट का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो मेरी ओर से सप्लाई क्या होगी, नेचुरली इंक्रीज होगी। बट अगर वही प्राइसेस डे बाय डे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, मैं उतनी ही सप्लाई उस प्रोडक्ट की क्या करता रहूंगा, कम करता रहूंगा। क्लियर? देन आफ्टर दैट नंबर टू आपने वर्ड यूज किया था यहाँ पे, प्राइस ऑफ, वर्ड का यूज किया रिलेटेड गुड्स मतलब सर इसमें आपने फर्स्ट यूज किया सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जो आपकी कमोडिटी को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, दैट गुड्स इज बेसिकली कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर? तो हमने नॉर्मल वर्ड्स में क्या कहा था कि मेरे साथ कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव, दूसरों के साथ कौन सा होगा, नेगेटिव। क्लियर? क्योंकि देखो सर, मेरे प्राइस बढ़ने से मेरी सप्लाई इंक्रीज होगी, किसी दूसरे प्रोडक्ट के, तेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के बढ़ने से उनकी सप्लाई बढ़ेगी ना, मेरी सप्लाई तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, नेचुरली कम होगी। क्लियर? तो यहां पे सर आप लोगों ने क्या रीड आउट करा कि इन केस में आपका रिलेशन जो होता है वो कौन सा होता है, इनवर्स। क्लियर? एक थर्ड पॉइंट आपको अगर याद हो, गोल ऑफ द फर्म। क्लियर? यहां पे आपने दो गोल रीड आउट किए थे सर, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर? मैं ओवरऑल रिवीजन करवा रहा हूं पहले आपको, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड बी आप लोगों का होता है कौन सा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अब दोनों में फर्क क्या है ये बताइए सर। अगर तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी तो सप्लाई उस केस में क्या होगी, कम होगी। अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन आपका गोल है तो इवन कम प्राइसेस पे आप क्या करेंगे, सेल्स बढ़ाएंगे, सप्लाई क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट, मेरा मोटिव जो है वो क्या है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, नॉट मेरे प्रॉफिट। क्योंकि अगर तुम्हारा टारगेट है प्रॉफिट कमाना, फिर तो सर तुम सप्लाई तब करोगे अगर प्राइसेस आपके क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। मतलब सर इस केस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अगर मैं कह रहा हूं जी मार्केट प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, तो क्या आप लोग सप्लाई बढ़ाओगे? क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली सर हम तो वहां पे सप्लाई नहीं करेंगे। बट अगर मेरा मोटिव है वहां पे सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना, मैं क्या सर प्राइस छोड़ो, हमने तो आपको कस्टमर बनाना है, हमारा काम तो मेन क्या है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, नॉट प्रॉफिट कमाना। क्योंकि सर ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये अपने आप में एक शॉर्ट टर्म गोल है, बट लॉन्ग टर्म गोल के साथ अगर आप लोगों ने चलना है तो नेचुरली आपको सेल्स मैक्सिमाइज करनी चाहिए, कस्टमर रीच बढ़ानी चाहिए। जितना ज्यादा कस्टमर रीच बढ़ेगा, अल्टीमेटली सर काम तो आगे निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर? एंड आफ्टर दैट काफी सारे और पॉइंट्स यहाँ पे क्या किए आप लोगों ने, डिस्कस किए, लाइक एक्सपेक्टेशन होना, नंबर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट होना, क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट होंगी उतनी आपके प्रोडक्ट की सर नेचुरली सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? तो तकरीबन नियर अबाउट 6 to 7 पॉइंट्स आप लोगों ने वहां पे क्या किए, डिस्कस किए। क्लियर? एंड एक अच्छी बात और, सर एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स कह लीजिए, क्या इसका तुम्हारी सप्लाई पे कोई फर्क है, ये बताइए। मैं 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आज का भी टॉपिक है आपका। क्लियर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ इनपुट्स का इंक्रीज डिक्रीज होना क्या तुम्हारे प्रोडक्ट की सप्लाई पे फर्क करेगा? कैसे? अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ेगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, तो मैं सप्लाई क्या करूंगा, कम करूंगा, क्योंकि मेरा मार्जिन जा रहा है।
और अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ज्यादा होगा, मैं उतनी ही सप्लाई ज्यादा करूं। अरे अल्टीमेट वर्ड इज प्रॉफिट। अगर तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिख रही है तो अपन क्यों नहीं सप्लाई करेंगे, काम करने के लिए बैठे हैं। मैं अगर यहाँ पे बैठा हूं तो किस पर्पस के लिए, काम करने के लिए ना। अगर सामने वाला क्लाइंट, अगर कस्टमर अच्छा पे आउट करेगा तो मैं क्यों नहीं काम करूंगा। जब मुझे पता कि मेरा मार्जिन अच्छा बन रहा है तो अपने को क्या दिक्कत। क्लियर। एंड ऐसे ही एक सेकंड वर्ड मुझे और रिप्लाई दीजिए जो आज का भी आपका टॉपिक है, दैट इज टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का तेरी सप्लाई पे कोई फर्क है या नहीं, कैसे। सर अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, क्योंकि नेचुरली सर टेक्नोलॉजी, आप पहली बार कोई सेम टेक्नोलॉजी तो लेकर नहीं आता। अगर हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही करेंगे या पुराना कॉपी करेंगे। हम तो कह रहे हैं सर, आप आज अपन ने कोई नई चीज लगानी है तो लेटेस्ट लगाना। और लेटेस्ट लगाना, अपडेटेड लगाना मतलब आपकी कॉस्ट क्या होएगी, कम, प्रॉफिट क्या होंगे, ज्यादा। तो नेचुरली सर टेक्नोलॉजी बढ़िया करने से आप अपनी सप्लाई बढ़ाओगे, क्योंकि वो आपके लिए कॉस्ट कटिंग लेकर आएगी। क्लियर। और उतना प्रॉफिट तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। और वही बात बताओ, अगर कोई पर्सन आज की डेट में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, सर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब उसको तो महंगा पड़ रहा होगा। एंड महंगा पड़ना मतलब प्रॉफिट मार्जिन डाउन जाना। एंड प्रॉफिट जितने कम होंगे वो कितनी सप्लाई कर पाएगा, उतनी की सप्लाई करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। एंड एक लास्ट नंबर 6 यहाँ पे, टैक्सेशन एंड सब्सिडी। क्या सरकार की ओर से जो टैक्सेशन लगती है या सब्सिडी जो पॉलिसी है, क्या इसका सप्लाई पे कोई फर्क है, सेम। क्योंकि अगर देखो टैक्सेशन लगेगी, अगर टैक्स लगेगा तो प्रोडक्ट और महंगा होगा। और उल्टा सब्सिडी अगर सरकार की ओर से मिलेगी तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, कंपिटिटिव, सस्ता होगा। क्योंकि नेचुरली सर ये दोनों चीज आपकी किस पे इफेक्ट डालती हैं, और कॉस्ट पे इफेक्ट आना मतलब किस पे आना, प्रॉफिट। अब सुन, टैक्स लगना कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज, प्रॉफिट को क्या करेगा, कम। तो सप्लाई भी उस केस में क्या होगी, कम। दूसरा, सब्सिडी मिलना कॉस्ट को क्या करेगा, कम, प्रॉफिट को क्या करेगा, ज्यादा, सप्लाई क्या होगी। तो सरकार जिस चीज की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, वो अपनी टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, मार्केट को कंट्रोल करती है। क्लियर। तो डे बाय डे गवर्नमेंट क्या करती रहती है, जैसे गवर्नमेंट आजकल ये जो अपने टबैको प्रोडक्ट्स हैं, क्लियर, जो टबैको प्रोडक्ट्स हैं, लिकर है, गवर्नमेंट इस चीज को बंद नहीं कर रही। क्यों, गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट को तो टैक्स कलेक्शन होएगी। पर कभी देखा है गवर्नमेंट इन चीजों के लिए सब्सिडी दे रही हो, इन चीजों को प्रमोट कर रही हो। उल्टा हर बार हर बजट के अंदर इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है जिसने लेने होंगे तो लेगा। और धीरे 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 प्रोडक्ट ही इतना महंगा कर दो कि लोगों की आउट ऑफ रेंज हो जाए, समझ गए ना, अपने आप ही शॉर्ट सप्लाई में हो जाए, हर पर्सन सप्लाई ना कर पाए। दैट इज द मेन चीज कि सर जिस चीज को गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, उसके लिए तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज। और गवर्नमेंट जिस चीज को डिमोट करना चाहती है उसके ऊपर क्या लगाती है, वो डे बाय डे टैक्स लगाती है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करे, डिस्कस करे। क्लियर। बट अब इसी के ऊपर बेस करता हुआ फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ, वर्ड क्या यूज किया आपने, सप्लाई, जिसमें पहली ही लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट थी, क्या, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है सर, अदर थिंग्स मतलब अदर फैक्टर्स, किसको छोड़ के, किसको छोड़ के, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी को छोड़कर। हमने वर्ड क्या यूज किया सर, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड या सप्लाई का जो रिलेशन है, आर पॉजिटिवली, वर्ड क्या लिखा मैंने, पॉजिटिवली रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिवली, सर अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। बट वन थिंग मेक इट क्लियर, अदर थिंग्स बीइंग, वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सर सप्लाई को अफेक्ट करने वाला सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली इस सप्लाई को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तुम्हारे सामने 6-7 पॉइंट्स हम लोगों ने क्या किए, डिस्कस किए, बट प्राइस को छोड़कर। क्लियर। देन आफ्टर दैट जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट आया, मैं समरी क्रिएट कर रहा हूं ध्यान से,
सर एक होता है जी वर्ड मूवमेंट, मूवमेंट के साथ वर्ड क्या लिखते हो आप, अलोंग सेम सप्लाई का। मैंने वर्ड सेम क्यों बोला, क्योंकि इसमें कोई नई सप्लाई कर्व नहीं बनती, उसी सप्लाई कर्व पे आप लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम अप टू डाउन, डाउन टू अप। क्लियर। एंड एक वर्ड आप लोग यूज करते हैं क्या, शिफ्टिंग इन, वर्ड क्या बोल रहा हूं, सप्लाई का। सर ये टॉपिक ऐसे हैं जो इवन +2 लेवल तक भी नेक्स्ट आगे क्या आते हैं, काम आते। एक लेटेस्ट टॉपिक मैं +2 के अंदर डिस्कस कर रहा था, फॉरेक्स। वहां पे वहां पे वही बात है कि +1 जिसके बेसिक ज्यादा क्लियर होंगे, समझ में उसको क्लियर होगा। वहां पे सर जो डिमांड कर्व थी या सप्लाई कर्व थी वो अपनी जगह चेंज कर रही थी। बट सर वही बात आपने बताई कि जगह चेंज कर रही थी, अगर जगह चेंज कर रही तो शिफ्टिंग हुई, तो वो तो शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट हुआ। और शिफ्टिंग जो होती है वो ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस होती है। कि सर हमें नहीं पता, प्राइस को छोड़ दो, प्राइस के कारण कभी शिफ्टिंग नहीं होती। अगर प्राइस के कारण, ध्यान से, प्राइस के कारण सप्लाई के अंदर क्या आए, चेंज आए, सर वो तो मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व होती है, शिफ्टिंग का तो केस ही नहीं होता। क्योंकि शिफ्टिंग वर्ड चलता ही कहां पे है, सप्लाई कर्व अपनी जगह चेंज ही कब करेगी, मे बी राइट साइड में भी लेफ्ट साइड, जहां भी जाए शिफ्टिंग होगी ही कहां पे, जहां पे कोई फैक्टर अदर देन प्राइस क्या हुआ, चेंज। सर हमें नहीं पता, गोल ऑफ द फर्म चेंज हुआ, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स चेंज हुए, कोई एक्सपेक्टेशन आई, कोई टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी आई, हमें नहीं पता क्या हुआ। बट शिफ्टिंग का हमें वेरी फंडा क्लियर है। तो यहां पे हमने क्या कहा, सर मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट ये किसके कारण होती है, ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अपनी ही गुड्स का प्राइस क्या होना, चेंज होना। इसीलिए यहां पे हम वर्ड क्या बोल लिखते हैं, नो न्यू सप्लाई कर्व। इसमें कोई भी नई सप्लाई कर्व आप लोगों की नहीं बनाई जाएगी, एज इट इज वही सप्लाई कर्व रहेगी। और इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े, वर्ड क्या पढ़ा, पहला जी एक्सटेंशन, और दूसरा वर्ड क्या कहा, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। एक्सटेंशन का मतलब क्या था, क्लियर, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन क्या था, प्राइस के डाउन जाने से सप्लाई डाउन। बट सर द ओनली फैक्टर, ओनली रीजन इज दैट चेंज इन प्राइस। क्लियर। बट इधर शिफ्टिंग, शिफ्टिंग जो होती है किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन, किसको छोड़ के, प्राइस ऑफ ऑन कॉमोडिटी। अपनी कॉमोडिटी का, अपनी ही कॉमोडिटी का प्राइस छोड़कर। क्लियर। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं सर, आपने टोटल 7 फैक्टर्स पढ़े, 7 में से एक को छोड़ दो, प्राइस को छोड़ दो, क्योंकि प्राइस के कारण जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। क्लियर। और इसके अलावा जो भी कुछ अगर चेंज होगा तो दैट विल बी काउंटेड एज शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। क्लियर। और यहां पे पर्टिकुलरली न्यू सप्लाई कर्व आएगी। क्लियर। और इसमें आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, बताओ जी कौन से, नंबर 1 इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, एक्सटेंशन में थोड़ा सा ध्यान से सोचकर, अगर सप्लाई कर्व आपकी क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, तो आप मूव कहां से कहां करेंगे, डाउन टू अप। और कॉन्ट्रैक्शन के केस में अप टू डाउन। इंक्रीज के अंदर जो सप्लाई कर्व है वो किधर शिफ्ट करेगी, राइट वर्ड, ये राइट वर्ड साइड। और डिक्रीज के केस में कहां पे करेगी, लेफ्ट। ऐसे सर क्रक्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्लियर। कि जस्ट 15 मिनट्स के अंदर आप लोगों ने अपनी इसकी समरी, अभी तक की 2 लेक्चर्स की समरी बिल्कुल क्या कर दी, क्लियर कर दी वर्ड टू वर्ड। और जितना नंबर ऑफ टाइम इस चीज को आप बोलेंगे, थोड़ा सा प्रोनाउंस करके देखेंगे, क्लियर, धीरे धीरे आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ऑरली ही क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आज का कॉन्सेप्ट ये करने के बाद, दैट इज डिफरेंस बिटवीन, एक बार शॉर्ट डिफरेंसेस आपके पास गिवन है बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है जी, इंक्रीज इन सप्लाई। यस प्लीज पढ़िए। हाँ जी अश्वित पढ़ना। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई सबसे पहले,
Extension of supply refers to increase in quantity. अच्छा देख वर्ड क्या लिखा, इंक्रीज इन, मैंने आपको पहले वर्ड बोला क्वांटिटी सप्लाइड, जहां वर्ड आया क्वांटिटी सप्लाइड मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी सप्लाइड। और अकेला वर्ड जो सप्लाई होता है, अकेला, उधर देख लेना क्वांटिटी सप्लाइड कम, नॉर्मल वर्ड ज्यादा यूज करेगा। अकेला वर्ड जो सप्लाई होता है वो दैट इज डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज। क्लियर? यस प्लीज। ड्यू टू एन, refers to increase in quantity supplied due to an increase in own price of the commodity. बिल्कुल, इंक्रीज इन सप्लाई, Increase in supply refers to increase in quantity supplied even when own price of the commodity is constant. जबकि सर ऑन प्राइस तो कांस्टेंट आपका, फिर भी आपकी सप्लाई क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब सर अकेला एक ही फैक्टर थोड़ी है, इसके अलावा और भी तो कितने फैक्टर्स थे, उनमें कुछ चेंज आ गया होगा। सर मे बी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, मे बी कॉस्ट ऑफ इनपुट कम पड़ने लग गई, सरकार ने सब्सिडी दे दी सर। क्लियर? हमारा जो मोटिव था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल्स मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया, या कंपटीटर ने सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसके कारण मेरी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज। बट सर मैंने अपने प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करा, ये वेरी क्लियर। क्लियर? यस प्लीज। दूसरा, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई is studied on the assumption that other determinants of supply हाँ आर कांस्टेंट। मतलब सर ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, इसकी पहली असम्पशन ही क्या थी, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, सिर्फ किसको छोड़ के, प्राइस को छोड़ के। और उधर वर्ड वही है, उधर वर्ड क्या कहते हैं जी, प्राइस इज बेसिकली टेकन एज एंड बाकी सारे फैक्टर्स क्या, वेरिएबल, कि पता नहीं सर कौन सा फैक्टर चेंज हुआ होगा, बट प्राइस कांस्टेंट है जी। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, leads to upward movement along the अपवर्ड मींस डाउन टू अप। क्लियर? या इसने वर्ड बोल दिया लेफ्ट टू राइट। और इंक्रीज इन सप्लाई होता है फॉरवर्ड शिफ्ट। अच्छा फॉरवर्ड को यहाँ पे लिख लीजिए राइट वर्ड, मेन चीज। कई बार फॉरवर्ड शिफ्ट समझ नहीं आता तो राइट वर्ड साइड, राइट साइड शिफ्ट होना मतलब इंक्रीज होना। क्लियर? राइट वर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट आगे डिफरेंस बिटवीन, इसी से नेक्स्ट आगे बेस करता हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड एक वर्ड है क्या, डिक्रीज इन सप्लाई। यस प्लीज पढ़िए जी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई refers to decrease in quantity supplied of the commodity due to decrease in its own price of the commodity. यस, Decrease in supply. Decrease in supply refers to decrease in the quantity supplied इवन when व्हेन, own price of the commodity is constant. देखिए सर प्राइस तो अपने आप में कांस्टेंट था, फिर भी सप्लाई के अंदर डिक्रीज आना, तो ये सर कोई अदर फैक्टर्स के कारण होगा, बट प्राइस तो हमारा कांस्टेंट। और अगर प्राइस के कारण चेंज आए फिर सर वो डिक्रीज इन सप्लाई नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है। अगर प्राइस के कारण चेंज आए कि प्राइस के गिरने से सप्लाई भी डाउन गई, फिर सर वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन है, वो डिक्रीज वर्ड नहीं। अरे थॉट क्लियर रखो, जब भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना उसका थॉट वेरी क्लियर रखो कि अगर तो जी प्राइस के कारण होगा तो मूवमेंट के अंदर आएगा, एंड किसी अदर फैक्टर के कारण होगा तो शिफ्टिंग के अंदर आएगा। और कंसेप्ट दोनों के अंदर ही दो हैं, एक है एक्सटेंशन सप्लाई का बढ़ना, एक है कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई का कम होना। हाँ उधर इसको नाम क्या दे दिया, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। पढ़िए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई is studied on the assumption that other determinants of supply other than own price of the commodity आर कांस्टेंट, और इधर प्राइस को कांस्टेंट। क्लियर? इसको ऐसा लिख लो साइड पे, यहाँ पे प्राइस वेरिएबल, अदर्स कांस्टेंट। क्लियर? और इधर क्या लिखोगे, प्राइस, हाँ प्राइस कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स वेरिएबल। कि पता नहीं सर कौन से फैक्टर्स के कारण चेंज आया होगा, बट इतना पता सर जो चेंज आया वो इसी के कारण आया। क्लियर? नेक्स्ट इज यस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। Contraction of supply leads to downward movement. अच्छा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के ऊपर लिखो, क्या लिखोगे, अप टू डाउन, अप टू डाउन। एंड डिक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है, बैकवर्ड। बैकवर्ड का दूसरा वर्ड क्या लिखोगे आप यहाँ पे, लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन राइट टू, सॉरी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का। यहां तक क्लियर? ये तो अभी तक तो रेपिटेशन थी, नया कॉन्सेप्ट नहीं करा था। अब शुरू करते हैं आज का नया कार्यक्रम, टेक्नोलॉजी एंड, वर्ड क्या लिखा हुआ है, सप्लाई। सर आप डिस्कस कर चुके हो बट स्टिल
मैंने आपको पहले बताया था कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं, जो फैक्टर्स आप लोगों ने पढ़े, ये अलग से भी आ सकते हैं, एक टोटल क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं। मेरे को अभी पता नहीं सामने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, बट एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव होना क्या सप्लाई के ऊपर कोई फर्क लेकर आएगा? यस सर। कि टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव करेगी, एडवांस्ड होगी, अपडेट होएगी, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उतना क्या करेगी? कम। एफिशिएंसी बढ़ाएगी, प्रॉफिट बढ़ाएगी, तो मेरा सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। बढ़ी। बेटर टेक्नोलॉजी, सबसे पहला वर्ड ही लिखा हुआ है, बेटर टेक्नोलॉजी लीड्स टू क्या? फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर एट दी, कहां पे? एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे हम ज्यादा माल बेचने को तैयार है, क्योंकि मेरे पास तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है ना, और ऊपर से मार्जिन भी अच्छा दे रही है। ओके, दिस इंप्लाइज अ वर्ड क्या लिखा हुआ है? फॉरवर्ड मींस राइट वर्ड। क्लियर? एज इन द गिवन फिगर। तो जी पहले यहां तक ड्रॉ करिए, पहले आप इसकी फिगर देखना, एक ही की है ना पॉइंट। हाँ, करिए जी ड्रॉ। यहाँ पे साइड पे आपका प्राइस ओ एक्स वाई, नीचे सर क्वांटिटी। ये ले तेरा प्राइस बिल्कुल मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई डाउट ना रहे। क्लियर? कि शिफ्टिंग का केस है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस के कारण कोई चेंजेस नहीं आई। पहले आपकी सप्लाई इतनी थी, अब आपकी सप्लाई इतनी हो चुकी। दैट इज ये एस एस कर्व और ये S1 विच मीन्स पहले आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड थी, क्लियर, और अब जो है, क्लियर, अब जो है, अब इन्होंने नाम क्या दिया इसको? इन द गिवन फिगर इनिशियली पी के नहीं OP, अच्छा इसको के कह रहे हैं ये वर्ड, ठीक है जी। यहाँ पे अपन इसको पी के क्वांटिटी वॉज सप्लाइड at price OP after technological improvement and the consequent reduction in the cost of production, PT quantity is supplied at same price, it is a situation of increase in supply। आप इसको ऐसे कीजिए, यहाँ पे ये K पॉइंट और ये T पॉइंट ऐसे मेंशन कर लीजिए। क्लियर? और इसको वर्ड मैं अपनी ओर से लिखवा रहा हूँ एक्स्ट्रा, जहां पे भी आपके पास स्पेस हो, कि सर ये जो इंक्रीमेंट है, ये वाला, ये जो इंक्रीमेंट है ड्यू टू बेटर टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी पहले से क्या हुई? बेटर हुई, जिसके कारण अल्टीमेटली आप लोगों की क्वांटिटी पहले से क्या कर गई सर? इंक्रीज कर गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे, ऐसे ही यहां तक बन गया जी एक बार। चले नेक्स्ट आगे वर्ड है आपके पास इनपुट प्राइस एंड सप्लाई कर्व। अब इसका बताइए। अच्छा, इनपुट प्राइस मतलब जो प्रोडक्शन के लिए आपको इनपुट्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनपुट्स। क्लियर? फैक्टर इनपुट्स एंड सप्लाई कर्व का कोई डिफरेंस, कोई रिलेशन है क्या आपस में? बिल्कुल। अगर वही वही पॉइंट तो है कि सर अगर फैक्टर इनपुट के प्राइसेस क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करेगी? इंक्रीज। और जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतना प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या जाएगा? कम जाएगा, और उतनी ही सप्लाई हम क्या करेंगे? कम करेंगे। यस प्लीज। इनपुट प्राइस पढ़िए। इनपुट प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज इन केस ऑफ इंक्रीज इन इनपुट प्राइस। बिल्कुल सर। अब आज की डेट में क्या आप लोगों की जो मार्केट है, क्या आपके जो मार्केट प्राइसेस हैं, क्या वो फिक्स हैं? क्या वो स्टेबल हैं? कॉन्टिन्यूटी में प्राइसेस क्या करते रहते हैं? अप डाउन फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिसके कारण आप सुनते होंगे मार्केट में कोई प्रोडक्ट या तो शॉर्ट सप्लाई में हो जाता है या एक्सेस सप्लाई में हो जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सर कभी कभी जो बैकएंड से अपन कहते हैं सर एट प्रेजेंट तो जी हम माल दे ही नहीं पाएंगे, एट प्रेजेंट तो हम आपको सप्लाई नहीं दे पाएंगे। मैं कारण सर रॉ मटेरियल बड़ा महंगा हुआ पड़ा जी, रॉ मटेरियल जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है। तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ये आप लोगों के लिटरली सप्लाई के ऊपर क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। क्योंकि बेसिकली जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो प्रोडक्ट भी तो आगे महंगा होगा। अच्छा, ऊपर से रॉ मटेरियल महंगा होता जा रहा है, सेलिंग प्राइस में बढ़ा नहीं सकता, फिर तो उल्टा प्योर मेरे प्रॉफिट पे आएगा। मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा ना। अब जैसे एक चीज मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, मुझे पता है कि कोई चीज मार्केट में कितने की बिकती है,
100 की ही बिकेगी। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा 2-3 रुपए ऊपर नीचे वट, मतलब उसमें तो कोई खास बात नहीं है। क्लियर? मेरे को ये प्रोडक्ट पहले कितने का पड़ता था, जो रॉ मटेरियल था कितने का पड़ता था, 70। मेरे को मार्जिन कितना दिखता था, आप बढ़िया सप्लाई कर रहे थे, बढ़िया मार्केट में सप्लाई कर रहे थे, बट धीरे धीरे जो रॉ मटेरियल था बैकएंड से वो महंगा होना क्या हो गया, शुरू हो गया। क्लियर? तो अल्टीमेटली यही प्रोडक्ट मेरा जो 70 का था मुझे कितने का पड़ने लग गया सर, मार्केट में तो 100 का ही जाएगा, क्योंकि या तो होता कि कस्टमर भी देने को तैयार है, कस्टमर देने को तैयार नहीं, कस्टमर देने को तैयार नहीं है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जैसे अपन बिल्डर के केस में भी कह सकते हैं सर, एट प्रेजेंट नॉर्मली यही मार्केट में हाल हुआ पड़ा है कि कस्टमर इतना पैसा देने को रेडी नहीं है कि हर पर्सन, जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि नॉर्मली अगर फ्लैट्स कोई परचेज करने जाए तो हर पर्सन का बजट कितना है सर, 40, 45, 45, 50, तो फिर भी कोई अच्छा हो तो दे दे, अदरवाइज सबके माइंड में 40 तक का मैप है कि अगर कोई 3 BHK लेना है, 2 BHK लेना है तो 40 तक, 3 तो बड़े आराम से मिल जाएगा सर 40 का। बट बैकएंड से जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, उसको बनाने की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वो तो पहले से क्या हो चुकी, 1.5 गुना हो चुकी, वो तो 1.5 टाइम्स हो चुकी। चाहे प्लास्टिक का मटेरियल है, चाहे कोई लोहे का मटेरियल है, चाहे कोई फिनिशिंग का है, लक्कड़ का काम है, चाहे सिविल का काम है, हर चीज क्या हो चुकी है, 1.5 गुना महंगी हो चुकी कम से कम। अब अल्टीमेट हम करें तो क्या करें, बिल्डर भी बेचारा उस केस में क्या करे, उसका उसको तो अपने मार्जिन में से कट करना पड़ेगा ना। फिर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग करेंगे, भाई बचना भी तो है। समझ गए ना? तो ये सारे पॉइंट्स होते बट सर अगर प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसको जो कस्टमर होगा उसको ज्यादा ही पे करना पड़ेगा ना, अगर किसी चीज का प्राइस। हैं। हाँ, अगर देखो ओवरऑल प्राइसेस क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ड्यू टू डेवलपमेंट के कारण। जब शुरू शुरू में जब मार्केट आप लोगों की होती है उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता, बट डे बाय डे जब ग्रोथ बढ़ती है, लोगों का आना जाना बढ़ता है उस एरिया में, तो पॉपुलेशन एंटर करती है, डेवलपमेंट होती है, फिर तो नेचुरली प्राइसेस तो आपको देने पड़ेंगे। जैसे मिलके भी बढ़ ही रहे हैं तो वो तो देने ही पड़ते हैं, वो तो नेसेसिटी है ना, वो तो आपको वैसे भी देने पड़ेंगे। क्लियर? वो बहुत लॉट ऑफ डिसीजन लेने के बाद इंक्रीज किए जाते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं इंक्रीज किए जाते। अब जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन कौन से बिजनेस में नहीं है सर, हर चीज पे इंपैक्ट डालती है ना। अब अल्टीमेटली अगर ट्रांसपोर्टेशन मुझे महंगी पड़ेगी तो बिजनेसमैन अपनी जेब से थोड़ी देगा, वो तो किस पे डालेगा, कस्टमर पे डालेगा, कस्टमर का प्राइस उतना इंक्रीज होगा। मैंने पहले वर्ड क्या बोला, अगर तो मेरे पे चार्ज आया, मैंने आप पे चार्ज कर दिया, क्या कोई दिक्कत, सप्लाई वही रहेगी, मार्जिन मेरा वही है। बट अगर मैं कह रहा हूँ जी आगे से मुझे उतना नहीं मिलेगा, और बैकएंड से रॉ मटेरियल क्या होते जा रहे हैं, महंगे होते जा रहे हैं, मार्जिन तो मेरा कम जा रहा है। मार्जिन तो तेरे सामने पड़ा, जिस चीज के पीछे पहले मुझे को कितने बचते थे, 30, अब कितने बचेंगे, सिर्फ 20। मैं तो फिर कब तक कंटिन्यू करूंगा, मैं उल्टा इसके ऑल्टरनेट ढूंढने शुरू कर दूंगा जी, अब ये प्रोडक्ट इतना मार्जिनेबल नहीं रहा, अब कोई और प्रोडक्ट ढूंढो कि मार्केट में बिकना तो 100 का ही है, और उल्टा पीछे से कितने का पड़ता है, 80 का, 85 का, तो 15-20 रुपए के चक्कर में ये काम थोड़ी करेंगे, छोड़ो परे सर, स्टेबल मतलब एक शॉपकीपर जैसे सप्लाई लेना ही बंद कर देता उस प्रोडक्ट की जब लगता है कि मार्जिन बिल्कुल अगला मार्जिन कम है जी। हमारे यहाँ पे सेल ही नहीं होता। मैं आपको पता है ना, जैसे ब्रांडेड गुड्स एंड अनब्रांडेड गुड्स का जो फर्क होता है, सर ब्रांडेड गुड्स में मार्जिन बहुत कम है, बहुत कम मार्जिन है, और जो अनब्रांडेड गुड्स होती हैं उसमें मार्जिन ही मार्जिन है। उसमें आपकी हिम्मत है कि आप इसको कितने का बेचते हो सामने वाले को, तभी तो दुकानदार कोई भी, सर ये देखो जी ये लोकल है, अपनी फैक्ट्री का बना हुआ है, बढ़िया ये ले लो, वो क्यों कोशिश करेगा, वो तो इसलिए कोशिश करेगा कि उसको मार्जिन ज्यादा उसमें मिलेगा। तभी तो जब तुझे कन्विंस करने को रेडी हो गया, इसी बात के लिए हो रहा होगा, नहीं ब्रांड बेचने के लिए कभी कन्विंस करना पड़ता है, सिंपल सा बात। वो तो कस्टमर खुद आएगा कि मुझे ये ब्रांड दे दो। समझ रहे हो ना वर्ड, ये सारी पॉइंट्स होते हैं। क्लियर? चलिए, तो इनपुट प्राइस का भी आपकी सप्लाई के ऊपर क्या होता है जी, इफेक्ट होता है कि अगर इनपुट प्राइसेस आप लोगों के क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो नेचुरली ये कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज, प्रॉफिट्स को क्या करेगा, डिक्रीज, तो अल्टीमेटली सर आपकी सप्लाई भी क्या करेगी, डिक्रीज। पढ़िए, इन केस ऑफ in case of इंक्रीज increase इन in इनपुट input प्राइस, price, हाँ, cost of production tends to rise. Accordingly, producers will supply less of the commodity at the existing सर price. अगर एग्जिस्टिंग प्राइस पे या तो कहो या प्राइस बढ़ाओ, देखो जी मेरी कॉस्ट बढ़ी या तो प्राइस भी बढ़ाओ। अगर आप कह रहे हो
एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही बेचना है, नहीं सर मैं नहीं बेचूंगा, तो मेरे को तो चीज महंगी आई हुई है। क्लियर? यस, दिस इंप्लाइज अ बैकवर्ड शिफ्ट in supply curve or decrease in supply. अच्छा, बैकवर्ड शिफ्ट मतलब लेफ्टवर्ड साइड। क्लियर? लेफ्ट साइड पे, क्लियर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व और डिक्रीज इन सप्लाई, गिवन फिगर इलस्ट्रेट्स। यहाँ पे बनाइए जी, यहाँ पे सर इसमें दोनों कर्व्स दिखाएंगे अपन, ध्यान रखिएगा। प्राइस ओ वाई एक्स, ये प्राइस आपका कांस्टेंट हो गया, ये बेसिक सप्लाई कर्व, सर ये एस, S1, S2, इन्होंने कौन कौन से नाम दिए हैं, S3 तक लिए? एक मिनट जी, थोड़ा सही कर लेते हैं। ये बेसिक वाली S1, ये वाली S2, और जो बैकवर्ड जा रही है S3, फिर वही नेम रख लो ना, सेम। अच्छा एक चीज बताओ, इधर से ये वाला जो गैप है यहां इस तरफ जाना, ये किसके कारण हुआ होगा? क्या ये सप्लाई इंक्रीज कर रही है डिक्रीज? इधर साइड इंक्रीज, राइटवर्ड साइड होना इंक्रीज। इंक्रीज कब होंगे? जब प्रॉफिट ज्यादा हाँ, जब इनपुट प्राइसेस कम हुए होंगे। क्लियर? इसको लिखे यहाँ पे लिख, इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन इनपुट प्राइसेस, ड्यू टू फॉल इन इनपुट प्राइसेस। और ऐसे ही रिवर्स, इधर इस तरफ जाना, ये क्या लिखोगे, यहीं पे लिख ले, डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन इनपुट प्राइसेस। सर ये पर्टिकुलर देखो, है तो ये भी फैक्टर्स हैं, है तो ये भी आपके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई, बट ये पर्टिकुलर अलग से भी वेटेज रखते हैं कि ये आपके एग्जाम में एक पर्टिकुलर शॉर्ट नोट की तरह भी कवर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट आप एक लॉन्ग की तरह ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मन करे सर यही आ जाए कि इनपुट प्राइस एंड सप्लाई कर्व का जो रिलेशन है वो आप क्या करें, एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आपको ये ऐसी डायग्राम खुद बनानी आनी चाहिए। वहां हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक कोई डाउट पहले? चले नेक्स्ट आगे, हो गया अर्षित? तो एक बार नीचे, S1 is the initial supply curve. When input prices increases, the supply curve shifts backward to S3. बिल्कुल, And when input price falls, supply curve shift towards S2. फॉरवर्ड टू S2। क्लियर? अब चलो जी, ये खुद ही ड्रॉ करो, बनाओ। क्या वर्ड लिखा हुआ है? GST क्या है? टैक्स। और टैक्स अगर लगेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। क्लियर? तो उसके कारण प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, सप्लाई कम होगी। बढ़िए, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन किसके ऊपर? जितनी वैल्यूडेशन होती है। ये समझते हो आप वैल्यूडेशन मतलब? हाँ, हर पर्सन, हर बार जितना जितना जो पर्सन ऐड करता जाएगा, उस वैल्यू एडिशन के ऊपर ही क्या करनी पड़ता है आपको, टैक्स पे आउट करना पड़ता है। क्लियर? जैसे लेट इट बी, मैंने 100 रुपीज की आइटम क्या करी, सेल कर, सॉरी पहले परचेज कर, 100 के ऊपर मैं 10 रुपए ऑलरेडी क्या देकर आया था, जीएसटी। क्या देकर आया था? जीएसटी। क्लियर? तो मुझे वो कितने की पड़ी होगी? चलो 10 रुपए का आपने सुना होगा, जीएसटी का इनपुट आप लोगों को मिलता है, आप करते हो ना, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी इनपुट। क्लियर? मैंने ये 100 वाली चीज नेक्स्ट आगे कितने की सेल कर दी, उसके ऊपर भी 10% लगा होगा, तो कितना टैक्स बनता होगा? क्या मुझे सरकार को 15 रुपए देने हैं? कितने देने हैं? 5, क्योंकि 10 मैं ऑलरेडी सरकार को क्या कर चुका, पे आउट। मैं इनको याद करवाऊंगा सर, मैं याद करवाऊंगा, मैं क्या सर 15 तो टोटल पे बनते हैं, 10 रुपए तो मैं आपको दे चुका ऑलरेडी। तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई, 50 के ऊपर 10% कितना बनता था, 5। दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी। नहीं तो सर सरकार तो मजे में आ जाए। अगर हर बार ऐसा होने लग गया, फिर तो ये देख, 10 रुपए यहां ले लिए, 15 यहां ले लिए, कितना हो गया? और ये जितनी बार आगे जाएगी, जबकि आइटम तो एक ही है, वही आइटम प्रोसेस होकर आगे महंगी होती जा रही है।
क्योंकि हर पर्सन उसके अंदर अपनी क्या करता जा रहा है, वैल्यू एडिशन करता जा रहा है, हर पर्सन करता है। सर 10,000 का माल लिया, उस पर 4-5 हजार का खर्चा करा, कितना हुआ 15, वही चीज कितने की बेच दी, 25 की बेच दी। मार्जिन तो उसने कितना कमाया, मार्जिन तो 10,000 कमाया ना, वैल्यू एडिशन तो कितनी करी, 10,000 की करी ना, 15 के ऊपर तो वो भी टैक्स दे के आया होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज इनपुट मिलना। क्लियर, कि मैं आउटपुट पे डायरेक्टली पे नहीं करूंगा, आउटपुट में से जो इनपुट का टैक्स बनता है माइनस करने के बाद मैं वैल्यू एडिशन पे आपको टैक्स दूंगा। क्लियर, पढ़िए, अ राइज इन द जीएसटी वुड, हाँ जी, Rise in the GST would raise the cost of production or the cost of rendering services. yes, accordingly, Accordingly, a producer would be willing to sell the existing quantity only at higher prices, or he will be selling. He will be willing देखो to जी, sell. मैं तो बेचूंगा तब या तो मुझे प्राइस अच्छा मिले, नहीं तो मैं बेचूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तो हायर प्राइस होगा तो मैं बेचने को रेडी हूं, बट अगर आप आज के रेट की बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे मैं बेच नहीं सकता सर, मैं तो महंगे पे लेके बैठा हूं। आप कहते हैं सर इतने की चीज तो मुझे पड़ती है, मैं आपको कैसे दे दूं। सर अगर आपको नहीं लेनी कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, अब मैं किसी और को बेच दूंगा। पर ये थोड़ी है कि मैंने आपको ही प्रोवाइड करना है वो चीज। नेक्स्ट इज, यस, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन सप्लाई, or backward shift in supply curve. एग्जैक्टली, As shown in given figure. Initially at OP price, the producer sells PT quantity. After GST, he will be selling. He will willing to sell only PK quantity. if the price is not increased, supply curve shifts backward, backward, अब backward मतलब लेफ्ट साइड। बनाइए कर्व, क्या बनाएंगे सर, वाई ओ एक्स, क्वांटिटी, प्राइस। अब देखो प्राइस फिर तेरे लिए मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, कि ताकि तुम्हारा माइंड दोबारा दोबारा उसमें ना जाए कि सर प्राइस के कारण चेंजेस आई होंगी। अरे प्राइस के कारण कोई चेंज नहीं है। इसमें आप दो कर्व्स ड्रॉ करेंगे, ये आपकी बेसिक और ये बाद वाली, ये S1 और ये S2, इसको एरो ऐसे लिखें और यहाँ पे लिखें डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू ड्यू टू जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। कि जीएसटी लगने के कारण वो आइटम नेचुरली क्या हो गई सर, महंगी हो गई, उसके कारण आपकी जो क्वांटिटी थी, अच्छा पहले तुम टी क्वांटिटी, यहाँ पे आप लिखना चाहो ऐसे, पहले टी क्वांटिटी में सेल कर पा रहा था या बेचने को रेडी था, अब सिर्फ मैं आपकी के, क्लियर, यहाँ पे ना पी की जगह आप वर्ड ओ कर लीजिए, यहाँ पे भी मैं अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ओ टी क्वांटिटी, ओ के क्वांटिटी, क्योंकि नीचे से कंपैरिजन फिर आपका सेम चलेगा ना। ये देखिए कि पहले से आपकी क्वांटिटी क्या कर गई सर, डिक्रीज कर गई। यहाँ पे ओ टी एंड ओ के कर लीजिए, वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अलग अलग यूज करती हैं। अच्छा नेक्स्ट आगे वर्ड क्या है जी आपका, सब्सिडी। सब्सिडी का क्या इम्पैक्ट होगा, अगर गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्या देगी, आपको सब्सिडी देगी, तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी, कम, और प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा, तो नेचुरली हम भी उसकी सप्लाई क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो सर यहाँ पे पहले डायग्राम, ये संभाल के रखिएगा नोट्स। इसमें भी सेम, ओके, इनिशियली आप ओके कर पा रहे थे एंड आफ्टर दैट ओ टी, इसको लिख लीजिए, इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू सब्सिडी,
सब्सिडी के कारण आपकी सप्लाई कर गई सर इंक्रीज, क्योंकि कॉस्ट आपकी क्या हुई। मेन ना रिलेशन देखा करो कि अल्टीमेट सब्सिडी का अल्टीमेट लिंक क्या है, तभी तो उस पैराग्राफ के अंदर क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे ना। पढ़िए, सब्सिडी इज ऑफर्ड। अच्छा, सब्सिडी होती क्या है? सब्सिडी होती क्या है? गवर्नमेंट की ओर से एक हेल्प इन काइंड ऑफ, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ काइंड। ये जो एक गवर्नमेंट की ओर से असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, कि जो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सब्सिडी। यस, सब्सिडी इज ऑफर्ड। Subsidy is offered to producers to increase production of the commodity बिल्कुल। when it is economically not viable for producers to do so at existing market price. The resulting loss to the producers when they are required to produce more एट द एग्जिस्टिंग प्राइस इज कंपनसेटेड बाय वे ऑफ, क्या लिखा हुआ है सर, जब सरकार चाहती है, जैसे ये कोरोना के टाइम में हुआ था। कोरोना के टाइम में जैसे मान लो मैं प्राइवेट प्रोड्यूसर हूँ, एंड एज अ प्राइवेट प्रोड्यूसर, देखो सिंपल सी बात है, जितनी मेरी कॉस्ट पड़ रही है उतनी तो मैं लोगों से रिकवर करूंगा विद अपने प्रॉफिट मार्जिन। बट सरकार कहती है कि अल्टीमेटली इस केस में जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस है आप क्या रखें, कम रखें। सर कम रखेंगे तो मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। कहते हैं आप अपना प्राइस वही रखिए, आप कस्टमर्स को रीजनेबल रेट्स पे क्या करें, प्रोवाइड करें। जितना आपका नुकसान होगा, या कुछ कह लीजिए कि हम वहां पे आपको कंपनसेट करेंगे, कि जितना पैसा आपको चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगी, सरकार प्रोवाइड करेगी। इवन तो मतलब गवर्नमेंट उस केस में अपनी सप्लाई क्या करके रखेगी, इंक्रीज करके रखेगी। क्यों? जितना भी उनका रिजल्टेंट लॉस है वो कंपनसेटेड बाय वे ऑफ क्या है, सब्सिडी। सरकार कहती है आप चिंता क्यों करते हो, जितने आपके पैसे बनते हैं हम देंगे, बट कस्टमर को रीजनेबल रेट पे ही क्या प्रोवाइड करें, सर्विस प्रोवाइड करें। ये चीज पढ़िए। दस, when subsidy is offered, supply curve of a commodity shifts to the right as in the figure. Initially, quantity supplied was okay at OP price of the commodity. After subsidy is offered, quantity supplied increases from okay to OT, even when own price of a commodity does not change. जितने भी पॉइंट तुमने रीड आउट करे, मैं एक एक करके सारा पॉइंट लिया, इसके बाद जस्ट लास्ट आप देख सकते हैं अब क्या वर्ड है, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। यही बचा था, यही बचा था, ये भी पॉइंट आपके सामने आ गया। अच्छा, रिलेटेड गुड्स में आपने क्या पढ़ा वर्ड, सब्स्टिट्यूट। कि कंसीडर द एग्जांपल ऑफ टी एंड कॉफी। अगर कॉफी वाले अपने प्राइसेस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो कॉफी की सप्लाई बढ़ेगी ना, टी की सप्लाई तो क्या होगी, कम होगी। पढ़िए, कंसीडर टू गुड्स, यस, टी एंड कॉफी which are related to each other. हाउ दे आर रिलेटेड सर, दे आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। यस, a rise in the price lead to backward shift in supply curve of coffee। देखो जी, अगर तो टी के प्राइसेस ऑफ टी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो सप्लाई ऑफ टी क्या करेगी, इंक्रीज। सप्लाई ऑफ कॉफी क्या करेगी, डिक्रीज। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे साथ कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव, दूसरों के साथ कौन सा है, नेगेटिव। यस प्लीज, बिकॉज a rise in the price of tea will shift the buyer from tea to coffee. बिल्कुल, Taking advantage of this situation, the producers will be willing to sell less of coffee at the existing price। Yes, supply curve, coffee shifts to the right from S1 to S2 when price of substitute good decreases. बिल्कुल, and the supply curve shift to the left when price of substitute goods increases। क्लियर? तो इसको अपने दोनों, अच्छा दोनों साइड है ना, अब दोनों एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे डायग्राम में। क्वांटिटी, प्राइस आपका कांस्टेंट, ये बेसिक। एक बार देख लें, S1 टू S3, ये किधर गए, टू द लेफ्ट व्हेन प्राइस ऑफ, और ये राइट वर्ड, ये लेफ्ट वर्ड। फिर सेंटर वाली सर आपकी कौन सी है, S1, ये S2 और ये S3। लॉजिक दो जी फटाफट, एक तरफ ही नीचे, इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू, मेरी सप्लाई क्यों इंक्रीज करेगी, ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस ऑफ, क्लियर। इसको पहले बता, किसका बना रहे हैं अपन, सप्लाई कर्व ऑफ कॉफी। ये कॉफी है, क्वांटिटी ऑफ कॉफी, ये प्राइस ऑफ कॉफी है, ये लिख लीजिए ना।
तभी ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस ऑफ टी। सर अगर टी के प्राइसेस क्या जाएंगे, डाउन जाएंगे, तो टी की सप्लाई क्या होगी, कम होएगी, और कॉफी की सप्लाई क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। इसका रिवर्स ऑपोजिट साइड ऊपर लिख लीजिएगा, इंक्रीज होना मतलब डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइसेस ऑफ टी। टी के प्राइसेस यहां पे क्या करे, राइज करे, इसीलिए अल्टीमेटली आपकी जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड क्या हुई, शिफ्ट हुई, जिसको तुम बैकवर्ड शिफ्ट भी कहते हो। क्लियर। एंड राइट साइड शिफ्ट होना मतलब सर फॉरवर्ड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, यहां तक पॉइंट्स क्लियर जी। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनिंग करें, 2 मिनट की प्रॉपर बेसिस स्क्रीनिंग करें, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अ न्यू पॉइंट जो कि आप लोग पहले भी कर चुके हैं सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप लोगों का टॉपिक है। करिए जी फटाफट यहां तक एक बार स्क्रीनिंग करें जल्दी। पॉजिटिवली विद न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल वाइंड अप करेंगे। क्लियर। आज जितना भी चलो पॉसिबल हो पाया, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको क्या करवाऊंगा, न्यूमेरिकली ट्राई करवाऊंगा सप्लाई के रिलेटेड। आपको याद होगा ना वो जो अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी करे थे कि लेस इलास्टिक मोर इलास्टिक, तो वो डिग्रीज की तरह सेम क्वेश्चन यहाँ भी आपके पास क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव अच्छी चीज है सर, आपका डिमांड और सप्लाई दोनों सेम टाइम पे ही क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए फटाफट जल्दी। आपके पास माइक्रो की बुक है लेटेस्ट? नेक्स्ट क्लास में लेके आना एक बार, उसमें एक बार चेकआउट करना कि सबसे लास्ट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बाद एक मार्केट इक्विलिब्रियम नाम का टॉपिक है बुक में, पुराने में नए वाले में देखना, पहले तो था, इस बार चेक करना एक बार, फिर तब उसको ऑन द वे लेंगे, क्योंकि टॉपिक तो आपका हो चुका ना सारा एंड ऑल, नहीं तो अदरवाइज माइक्रो का ये लास्ट टॉपिक सबसे लास्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से, एक बार चेकआउट करिएगा, नहीं तो उसके भी मैं नोट्स आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। करिए जी फटाफट रिवाइज करें, देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कस करके नेक्स्ट आगे कंप्लीट करें। सर वैसे चैप्टर कितनी वेटेज रखता है एग्जाम में? ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है आपकी वेटेज रखेगा 4 to 5 मार्क्स। आप ये मान के चलिए कि अगर जो आपका कंप्लीट टर्म जो एग्जाम आएगा उसमें सेकंड टर्म वाले कुछ पेपर्स थोड़े ज्यादा आएंगे, जो जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गया, वो स्टार्टिंग वाले कम आएंगे, डिमांड आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत कम मिलेगा। 40 की आएगी क्लियर, 40 की तो आएगी, बट उसमें वही बात बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट टॉपिक्स है ना, तो आपके ये सेकंड टर्म के अंदर कवर होते हैं, ये ज्यादा वेटेज रखेंगे, फर्स्ट टर्म वाले कम, क्योंकि वो पेपर आपके पहले एक बार हो चुके हैं, समझेंगे ना, तो उसका सिलेबस थोड़ा कम हो जाता है और सेकंड वाले का थोड़ा ज्यादा वेटेज रखता है। एंड ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोगों के जो लास्ट कोरिलेशन इंडेक्स नंबर है वो बहुत आएगा पेपर में, ठीक है ना, उसका तो टेस्ट भी मैं आप लोगों का, अब आफ्टर दैट क्या चलना है, रिवीजन टेस्ट, वो भी चैप्टर वाइज नॉट इकट्ठा, चैप्टर वाइज ही लेंगे, जैसे कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, एक दिन प्रॉपरली उसको रिवाइज करके आए और क्वेश्चंस कैलसी लो वट एवर, कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉल्व करो, एक बार पूरा बनाकर देखो कि अल्टीमेट न्यूमेरिकल आप उसको होल्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। एंड इधर से कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है, प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, इस बार तो टॉपिक भी बहुत बढ़िया है माइक्रो के अंदर। एंड सिलेबस अपना बहुत बढ़िया रहा इस बार कि पर्टिकुलरली अगर तो ये लास्ट है, इसके बाद वो एक स्टैट्स का आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, वो तो नेम का ही टॉपिक है, मैं किसी को करवा भी रहा था। आप ये मान के चले 90% ऑफ द कंटेंट आप उसमें कर चुके हो, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना, इंटरवल्स बनाना, मिड वैल्यू से क्लास सीरीज बनाना, वो सारी थिंग्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, फ्रीक्वेंसी से सीएफ बनाना,
वो आपने सारे पॉइंट्स डील कर रखे हैं, उसमें कुछ ज्यादा नया पॉइंट नहीं था डिस्कस करने को कोई। क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक हो चुका। चलिए नेक्स्ट आगे सर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई था तो हमें ये अलग से प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? अगेन वही बैक टू बेसिक्स कि सर जो लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ डिमांड है, ये अपने आप में गलत नहीं है, बट इनमें कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई भी क्या होती है? इंक्रीज। प्राइस के डिक्रीज होने से सप्लाई क्या होती है? डिक्रीज। क्या इसने कभी आपको एक्सटेंट बताया? क्या इसने कभी आपको मैग्नीट्यूड बताया? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? कितना? क्लियर? मेजरमेंट जिसको वर्ड बोलते हैं, क्या कभी मेजर कर पाए उस इलास्टिसिटी को, उस फ्लेक्सिबिलिटी को? तो that measurement, that extent, that magnitude is basically given by price elasticity of supply। कि हम आपको बताएंगे प्राइस के चेंजेस में, प्राइस के चेंज होने के कारण सप्लाई में कितना, हाउ मच, इसका रिप्लाई हम आप लोगों को प्रोवाइड। क्लियर? पहले जो सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्शन देखा करते थे, अब डायरेक्शन एज वेल एज क्या देखेंगे? क्वांटम भी फाइंड आउट करेंगे, कितना चेंज आएगा। क्लियर? पढ़िए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई measures the degree of extension and contraction of supply degree in of response- degree means extent, magnitude, quantum, yes, of extension and contraction of supply in response to change in price of the commodity। वो तो आपने वैसे भी एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज किया है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता ही किसके कारण है? प्राइस के कारण। क्लियर? यस, इट इज अ परसेंटेज चेंज इन किसमें? इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। वो डेरिवेशन याद अपने एक प्रॉपर डेरिवेशन बनाई थी, बट एक ध्यान रखना यहाँ पे परसेंटेज चेंज मेथड के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालेंगे, डिमांड में कुछ ऐसा साइन आपने लगाया था ड्यू टू इनवर्स रिलेशन, क्योंकि वहां पे तो इनवर्स था कि दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव जाएगी ही जाएगी, इसलिए इन बिल्ट साइन आपने क्या लगाया था? माइनस। बट यहाँ पे मत लगा देना, यहाँ पे दोनों ही रिलेशन कौन से हैं? पॉजिटिव। तो ध्यान रखना यहाँ पे कोई ऐसा माइनस का साइन नहीं है। सुनिए, इसको यहाँ पे आपके पास स्पेस गिवन होगी। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको लिख ई एस इज इक्वल्स टू, पहले बड़ा डिवाइड, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड। क्या लिखोगे ऊपर? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड into 100 over change in price over ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। पहले यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर? सिंपल फॉर्मूला लिखा है, ES इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि तुमने परसेंटेज चेंज कहा ना, मैंने अब दोनों के फॉर्मूलाज लिख दिए। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन प्राइस ओवर वर्ड क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल प्राइस। डन। इसको हम लोग लिख रहे हैं सर ES इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर, सॉरी नॉर्मल, डेल्टा Q ओवर Q ओवर डेल्टा P ओवर P। बताइए जी, 100 100 कट, एंड इसको अगर मैं यहां पे अपने पास स्पेस है, ES इज इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर Q इंटू P ओवर डेल्टा P। बताइए जी। यस क्लियर? जब डिवाइड का साइन ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्लियर? एंड फाइनली ES इज इक्वल्स टू क्या निकल कर आया? डेल्टा Q ओवर डेल्टा P इंटू P ओवर Q। थोड़ा बोलना, इसको फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी। क्लियर? आई थिंक सो। यहाँ पे आप लोगों को याद हो कुछ डिग्रीज होती हैं सर हमारे पास, जैसे वहां पे परफेक्ट इलास्टिक था, परफेक्टली इन इलास्टिक था, लेस देन वन था, मोर देन वन था, या यूनिटरी इलास्टिक था। सेम शेप सेम डिग्रीज हमारे पास यहाँ पे है। पहले यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर? चलिए
नेक्स्ट आगे सर टॉपिक है शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, सप्लाई। शेप ऑफ सप्लाई कर्व इंडिकेट्स, हाँ जी, shape of supply curve indicates the degree of elasticity of supply, assuming that the supply curve to be straight line and positively sloped. Yes. He can specify three possible situations of elasticity of supply as in the following diagram. अब यहाँ पे सर आपकी कुछ डायग्राम बेस्ड है जहां पे हम लोग इसको तीन अलग अलग केस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जहां पे पॉजिटिवली स्लोप तो है, पहली बात सर आपका रिलेशन क्या था, पॉजिटिवली था, क्लियर। तो आपकी जितनी भी कर्व्स क्या की जाएंगी, ड्रॉ की जाएंगी नेक्स्टली, वो क्या होंगी, पॉजिटिवली स्लोप तो होंगी होंगी, ये तो क्लियर है वेरी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर पॉजिटिवली स्लोप्ड होगी तो वो बिल्कुल, अगर तो स्ट्रेट लाइन है तो उसकी जो कर्व है ना, कर्व अपने आप बता दे कि सर वहां पे लेस देन यूनिटरी होगी, यूनिटरी होगी, या मोर देन यूनिटरी होगी। तो अल्टीमेटली आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, क्लियर। तो यहाँ पे एक बार जो टॉपिक है मैं स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट आगे जो आपका कंटेंट है, क्लियर, इसके अलावा ये डिस्कस होने के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, आई थिंक सो ये लास्ट टॉपिक होगा आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्लियर। तो इसको एक पार्ट में ही हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्लियर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस, जो न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को जरूर ट्राई करवाऊंगा, क्लियर। फिलहाल आज के लिए कुछ रिवीजन जो आप लोगों ने करी, प्लस एक्स्ट्रा कंटेंट में जो कुछ पॉइंट्स हमारे डिस्कस हुए विद डायग्राम्स, वो अपने आप में क्या है, सफिशिएंट। ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। Thank you, sir. ओके जी।